आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा शो जिसमें सैनिकों की दास्तान, देश प्रेम का जज्बा, उनकी बहादुरी की मिसालें हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और बहुत ही सम्मान और बहुत ही हर्ष से स्वागत करती हूँ वेटरन कारगिल वॉर हीरो, जिनकी वीरता की कई कई मिसालें अभी तक कायम हैं, जिनकी बातें लोग करते हैं, अटूट प्रतिबद्धता के साथ देश सेवा में संलग्न हैं। वेटरन कारगिल वॉर हीरो, मोटिवेशनल स्पीकर कैप्टन अखिलेश यादव आज हमारे साथ हैं संदेश टू सोल्जर्स में। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत स्वागत आपका जी। धन्यवाद। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, नॉट यादव, कैप्टन अखिलेश सक्सेना। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस नाम को हम हमेशा हमेशा याद रखेंगे और गूंजेगा सब जगह, क्योंकि आपकी जो वीरता की मिसालें हैं बिल्कुल कायम है और इसी का सिलसिला हम बांधेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। कैप्टन सक्सेना, और आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? हाँ, धन्यवाद शैली। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कैप्टन अखिलेश सक्सेना है और मुझे इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए यूनिफॉर्म पहनने का सौभाग्य मिला। मैं इसको एक सौभाग्य कहता हूं कि वो एक अवसर मिला ना केवल यूनिफॉर्म पहनने का, बल्कि पिछले 40-50 साल में एक ही जो बड़ी लड़ाई हुई है, कारगिल की युद्ध, जो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में थी। इस परिस्थिति में, इस लड़ाई में अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, अपने देश की तरफ से वो अवसर मिला कि मैं अपने देश के लिए अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध कर सकूं। और शायद मैं इसीलिए कहूंगा कि मैं दुश्मन से जख्मी हुआ लड़ते हुए, हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। और मैंने 3 अटैक लीड किए थे इसमें, कारगिल की लड़ाई में। और हम जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम इसके बारे में बात करेंगे। एब्सोल्युटली। आपने आवाज सुनी कैप्टन अखिलेश सक्सेना की, और इस शो में आप अपना सवाल, अपने संदेश सीधे देश के सैनिक जो हमारे इस शो में आते हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ओत प्रोत होता है हमारा ये शो देश प्रेम की भावना से। अच्छा, विद नो फैमिली आर्मी बैकग्राउंड, आप पहले बने अपने परिवार के जिन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, तो यूनिफॉर्म का चार्म कैसे उत्पन्न हुआ? हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी और मेरे लिए एकदम एक ही सपने जैसा है। जब मैं शायद 8-9 साल का रहा हूँगा और मेरी फैमिली में दूर दूर तक, इवन जान पहचान में कोई भी आर्मी या पुलिस ऐसे फोर्सेस में कोई भी नहीं था। अच्छा। वहाँ पे जब मैं 8-9 साल का था, किसी वजह से आर्मी बुलाई गई थी, कुछ दंगे वगैरह की वजह से। वहाँ मैंने पहली बार सोल्जर्स को, जवानों को देखा, ऑफिसर्स को देखा और मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि मुझे लाइफ में यही करना है, क्योंकि यही एक प्रोफेशन है जो मुझे अपने देश के लिए शायद सबसे ज्यादा मैं कुछ करना चाहता था वो कर पाऊंगा। वो उनका डिसिप्लिन, उनका यूनिफॉर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा, मैं इतना प्रभावित हुआ। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या जवान, ऑफिसर, कैसे एंट्री होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, बट कहते हैं ना कि एक सपना था कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है। जी जी। और उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मैं ये आर्मी में जाना चाहता हूँ। तो उनके लिए भी काफी शॉकिंग था, बट फिर भी उन्होंने पता किया कि भाई आगे क्या क्या उसके रास्ते हैं। तो फिर हमें पता चला एक सैनिक स्कूल होते हैं जो इस तरह के प्रिपरेटरी वगैरह स्कूल होते हैं और वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा, उनको डिसिप्लिन और पढ़ाई दोनों साथ साथ होती है। तो उसका मैंने एग्जाम दिया। काफी कठिन एग्जाम होता है। टोटल उसमें 50-60 सीटें होती हैं और 80-90 हजार लोग उसमें एंट्री के लिए देते हैं और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहां से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से मैंने अपना 6 से लेके 12 तक का सफर पूरा किया उस स्कूल से। और 12th के बाद फिर मैंने एनडीए की परीक्षा के लिए अपना पूरा जो भी जोर लगा दिया। इनफैक्ट मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मैं पढ़ाई में अच्छा था कि मैं रिटन में तो हो ही जाऊंगा। तो मैंने सीधे जो हमारी इंटरव्यू होता है उसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर दी। और मैं साथ साथ इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहा था, तो मैं कॉन्फिडेंस था रिटन में हो जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ के लिए आपको हर स्टेप पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ता है। आप कुछ भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो बहुत ही सरप्राइज हुआ कि मैं अपने पहले अटेम्प्ट में एनडीए के रिटन में नहीं हुआ और इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। सो मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया उस समय, लेकिन मेरा एम बहुत क्लियर था कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है। और अगले 6 मंथ बाद ही अगला एग्जाम होता है। इस बार मैंने एक भी कसर नहीं छोड़ी। मतलब मैंने इतना अच्छा किया कि मैं टॉपर्स में था रिटन के,
और दूसरी बार में फिर मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मेडिकल, बहुत लंबा प्रोसीजर्स होता है, 5 दिन का इंटरव्यू कम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, और उसको क्वालिफाई किया। और फाइनली जब मुझे ये लेटर मिला, मैंने एक पल भी नहीं लगाया। मैं एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में था, कंप्यूटर साइंस से, दिल्ली में, और मेरे पेरेंट्स, मेरे जो बाकी लोगों ने बोला भी कि आप सोचो, आप ऑलरेडी इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, बट मेरे लिए वो एक पैशन था, एक जज्बा था, वो मेरे लिए एक जॉब नहीं है, वो मेरे लिए मेरी लाइफ था। तो मैंने एक पल भी नहीं लगाया और मैंने तुरंत उसको छोड़ के नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की, और वहां से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके नेशनल डिफेंस एकेडमी के बाद 3 साल और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से करके मैं फाइनली वो यूनिफॉर्म, जिसका मुझे बचपन से शौक था, वो स्टार कंधे पे लगाने का, वो मेरा सपना पूरा हुआ। क्या बात है कैप्टन अखिलेश, इतना साफ लक्ष्य और उसको साधने की साधना आप में बहुत ही इंस्पायरिंग है टू बिगिन विद। इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि इस शो में पूरा देश जुड़ता है। एक सवाल तुरंत आ गया है राजेश नीमा का सिंहपुर बड़ा से कि भारतीय सेना में जाना चाहता हूँ, कौन कौन सी बातें आवश्यक है? अभी आपकी इस बारे में अगर उनको बता दीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपका, देखिए, 2 तरह की चीजें होती है। एक आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या एग्जाम है। जैसे एनडी के एग्जाम में जो आपके होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप का आता है। सीडीएस का एग्जाम जो होता है ग्रेजुएशन के बाद, उसमें भी मल्टीपल चॉइस होता है। तो पहले आपको रिटन क्लियर करना है। फिर आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, जो 5 दिन का होता है। अगर आप रिटन में क्लियर हो जाते हैं, आपको वहीं पे रहेंगे और वो आपकी पर्सनालिटी को हर तरह से जज करेंगे। वो आपकी पर्सनालिटी को फिजिकली जज करेंगे, वो आपको देखेंगे कि एज ए टीम आप में काम करने की क्षमता है या नहीं। क्योंकि आर्मी में इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या कर सकते हैं, बट आप अपने साथियों के साथ कितना उनके साथ दे सकते हैं, लोगों की बात कितना सुन सकते हैं, टीम वर्क और कोलैबोरेशन क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी जज होती है। दूसरा, आपका एटीट्यूड क्या है। क्या आप डिफिकल्ट कंडीशन में घबरा जाते हैं, या डिफिकल्ट कंडीशंस आपको और भी मजबूत बनाता है। तो ये सब चीजें, आपका बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे जो 2-3 दिन लगातार चलेंगे। तरह तरह से आपको जज किया जाएगा। आपका एक इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करते हैं। इसके अलावा जीटीओ करके टास्क होते हैं, ग्रुप टास्क, जिसमें आपको एक टीम होगी, कभी आपको लीडर बनाया जाएगा, कभी आपको सबॉर्डिनेट बनाया जाएगा, कभी आपको इक्वल रखा जाएगा। वो आपकी पर्सनालिटी को उन सब कंडीशंस में एक्चुअल में चेक करते हैं कि आप कैसे हैं। तो अदर देन आपके अंदर वो आईक्यू, आपके अंदर वो नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर टीम वर्क, राष्ट्र के लिए आपका एटीट्यूड, कठिन परिस्थितियों में कैसे आप रिएक्ट करेंगे, साइकोलॉजिकल भी आपको उसके लिए फिट होना चाहिए। तो आप मुझसे बाद में अगर आप चाहें तो मैं आपको डिटेल में, मैं बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता हूं इस जॉब में जाने के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बाद में भी। बिल्कुल। इनफैक्ट जिस तरह से आपने सम अप किया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अलावा जो एट्रीब्यूट्स है, जो आवश्यकताएं होती हैं टीम वर्क से लेकर के, वो सारी बातें आपने कही। इस पर हम जरूर आगे चर्चा करेंगे। इसीलिए तो लोग लिखते हैं, पीलीभीत से ये मैसेज आया है वफील अहमद का कि बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। जिस तरह से एक आर्मी ज्वाइन करने की मांग और उमंग उठ गई है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, ये ताकत है एक सैनिक के जुबान की और उनके जज्बे की, और इस शो के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। आपने सपने संजोए, उसको उन कठिन परिश्रम किया, उन परीक्षाओं को, उन ट्रेनिंग को पास किया। उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? तो जब हम लोग पास आउट होते हैं, तो जब हम, एक होता है अंतिम पग वो होता है देहरादून में आईएमए से जब हम पास आउट हो रहे होते हैं। जैसे ही हम उस पग पे रखते हैं, उसके तुरंत बाद आप ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन उस जगह हमें एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये प्रतिज्ञा क्या होती है, क्योंकि जो भी ये सुन रहा है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि आर्मी में आपको क्या चीज है जो आपको ड्राइव करती है कि आप अपनी लाइफ को भी दांव पे लगा देते हैं उस राष्ट्र के लिए। वो प्रतिज्ञा ये होती है कि जब से मैं ऑफिसर या जवान, जिस दिन मैं ये यूनिफॉर्म पहन रहा हूं, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में मेरा राष्ट्र, मेरे राष्ट्र की सुरक्षा और उसका सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है हर पल। उसके बाद आती है मेरे अपने साथियों की सुरक्षा, जिन लोगों को मैं कमांड कर रहा हूं या जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, मेरे कुलीग, मेरे कॉमरेड्स, उनका वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी। और सबसे लास्ट में आता है
मेरा वेलफेयर, मेरे फैमिली का वेलफेयर, मेरी अपनी सिक्योरिटी। तो लाइफ के किसी भी पल में हमारे सामने जब ये संकट उत्पन्न होता है, हमारी लाइन ऑफ थॉट्स, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होता है कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक यूनिफॉर्म पहनने का सौभाग्य मिला है तो आपको इसके लिए कुछ बलिदान देने पड़ते हैं, और वो क्या बलिदान है, वो क्या आपके कर्तव्य है जिसके द्वारा आप बंधे हुए हैं और वो प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये प्रतिज्ञा हम लोगों ने ली, और मेरी पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में थी। फिरोजपुर में हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल सामने थे। वहां पे हुसैनी वाला का बॉर्डर कहलाता है, जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। और बट वहां का बॉर्डर काफी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। वहां पे सब तारे वगैरह लगी हुई है, और वहां पे सेरेमनी भी होती है, जैसे आपको पता होगा एक बागा में होती है, ऐसी हुसैनी वाला में भी सेरेमनी होती है वहां पे। सो जब मैं वहां पे 95 में मेरी पोस्टिंग हुई, 99 में मेरी शादी हुई। और वहां पे मतलब जब मैं मैरिज करके जस्ट हम लोग पहुंचे थे, अपने फिरोजपुर के स्टेशन में पहुंचे थे। हम लोग अभी सेटल भी नहीं हो पाए थे, हम लोग गेस्ट हाउस में थे, हमें घर अलॉट हुआ, हम घर की परचेजिंग ही कर रहे थे। तभी कुछ खबरें आ रही थी सरहद से कि कश्मीर में सिचुएशन अच्छी नहीं है। काफी लोग ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ के बैठ गए। हमें नहीं पता था उस समय कि वो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं या टेररिस्ट हैं। बहुत ही कंफ्यूजन था उस समय, कितने लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या आर्म सबमिशन है। और उसी समय उस पल में मेरी पोस्टिंग कश्मीर में आई। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक डिसीजन का पल था। आपकी नई नई शादी हुई है, और मेरी वाइफ टोटल सिविल बैकग्राउंड से थी, उनको भी आर्मी बैकग्राउंड से नहीं था। और जैसे ही मैरिज होके पहुंचे और तुरंत आपको पोस्टिंग ऑर्डर मिल जाता है, वो भी आप कश्मीर में और कारगिल की पहाड़ियों में जा रहे हैं, जहां पे सिचुएशन पूरे न्यूज चैनल्स वगैरह में आ रहा है कि सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हाँ, एक मुश्किल पल था मेरे अपने लिए भी और मेरी वाइफ के लिए भी। बट आई थिंक मैंने आपको जैसे अभी कुछ पल पहले बताया कि जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं, वो मुझे क्लियर बताती है कि मेरे लिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी। और मेरा कर्तव्य, मेरा लाइन ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर था। और बहुत अच्छी बात थी कि मेरी वाइफ ने भी उस चीज को रियलाइज किया कि जब एक लेडी एक आर्मी जवान ऑफिसर या किसी भी एक आर्मी पर्सनल से शादी करती है, तो वो भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। वो केवल ऑफिसर या जवान नहीं है जो आगे जा रहा है, उसकी फैमिली बहुत मजबूती के साथ, पूरे साहस के साथ उनके साथ खड़ी रहती है, जिससे कि वो बॉर्डर पे जाके अपनी ड्यूटी निभा सके। एब्सोल्युटली कैप्टन अखिलेश, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि आपका परिवार आपका स्तंभ होता है, तभी तो आप जाते हैं बॉर्डर पर। और आपने उस वक्त की बात की जब आपकी शादी हुई थी, जो प्यारी यादें आप संजो कर रखे, लेकिन उसके बाद आपको कहीं बुलावा भी आ गया, जहां पर आपको देश के प्रति वहां पर तैनात रहना पड़ा सुरक्षा के लिए। मुझे लगता है आप जिस तरह से बात कर रहे हैं हमसे, जो अपनी बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है दुविधा तो एक पल की नहीं रही होगी। बिल्कुल, देश जिस प्रायोरिटी से आप लोग देश की सेवा करते हैं, तो प्रथम तो देश ही आता है। उसके बारे में हम आगे जरूर जानेंगे। और मैसेजेस का सिलसिला यहाँ लगातार बना हुआ है, बहुत सारे लोग आपको जय हिंद कर रहे हैं। ये मैसेज आया है पुष्कर बिष्ट ग्राम पालना का, उत्तराखंड से। जय हिंद कैप्टन अखिलेश सर, अपने ट्रेनिंग टाइम के कुछ एक्सपीरियंसेस और जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कीजिए। आपसे पूछना चाहूंगी कि एक परिवार भी तो होता है, एक माँ, पिता, पत्नी, बहुत डिफिकल्ट मोमेंट होता होगा उनके लिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बोला हमने वो प्रतिज्ञा ली थी, तो मुझे तो एक पल भी नहीं लगा अपना डिसीजन कि मुझे अब मेरा कर्तव्य क्या मुझे बोल रहा है, और मैं उसके लिए तैयार था। हाँ, मैं जब सोचता हूँ अपनी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट पल था कि मेरी वाइफ नई नई शादी होके आई है, और हर जो भी वाइफ आती है एक नई जर्नी, एक नई लाइफ में कर रहे हैं। और उस समय जैसे ही वो लोग उस जर्नी को शुरू करने वाले हैं, उनका हस्बैंड एक कितने डिफिकल्ट मिशन पे जा रहा है। जबकि इनिशियली मैंने अपनी वाइफ को बताया भी नहीं कि मैं मेन अटैक में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अटैक लीड करूंगा। मैंने बोला मैं उस एरिया में पोस्टेड हूँ, बिकॉज मैं इतना शॉक नहीं देना चाहता था। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स भी, मेरी मदर फादर, काफी घबराहट होती है कि उनका बेटा बिल्कुल आगे बॉर्डर पे जा रहा है। बट मैंने हमेशा उन्हें यही बोला कि देखिए, डेथ तो शायद एक रोड पे भी हो सकती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी बीमारी होती है, बट अगर मुझे पूरी उम्मीद है मैं जीतूंगा और अपने देश के लिए लड़के और जीत के लौट के आऊंगा।
बट अगर कुछ हो भी जाता है तो आप सोचिए कि जो एक युगों युगों तक आपका नाम रहेगा, राइट। हम कितने लोगों की बातें करते हैं, अपने वीर अब्दुल हमीद से लेके कैप्टन विक्रम बत्रा, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने शायद उनका नाम कितनी सदियों तक गूंजता रहेगा। तो वो उस बलिदान में भी एक बहुत बड़ा गौरव है। तो मैं बहुत प्रिपेयर था कि मुझे आज ये सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि हर किसी को जो यूनिफॉर्म पहनता है वो सौभाग्य नहीं मिलता कि वो बैटल फील्ड में जाके लड़ाई लड़े। 1971 के बाद 1999 में लड़ाई हुई, उसके 28 साल बाद, और अभी भी आप देखिए अगले 23 साल तक, तो पिछले 50 साल में एक ही लड़ाई थी, और इसमें बहुत ही हैंडफुल ऑफिसर्स और जवानों को एक मौका मिला, और कहना चाहिए उनको इस परीक्षा को देना पड़ा जब वो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तो मोर इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने वाइफ और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए डिफिकल्ट था ये, मैं डेफिनेटली कहूंगा। बट शायद जैसे मैंने बोला, वो लोग भी अपने आप को एक मानसिक स्थिति को डाल के आते हैं कि हम अगर आर्मी में आ रहे हैं, एक आर्मी ऑफिसर या जवान से शादी कर रहे हैं, तो हमें भी देश के लिए उतनी भी अपने देश के लिए उतना लगाव होना चाहिए। अपने देश के लिए मैं भी वो त्याग और बलिदान करने को तैयार हूँ, बिकॉज त्याग दोनों जगह है। वो सोल्जर जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, और उसके परिवार वाले जो पीछे उसकी राह देख रहे हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, हो सकता है उसके पेरेंट्स बुढ़ापे में अपने जो बेटे का सहारा होता है उसके बिना जिए। एक लेडी हमेशा के लिए विडो हो जाए, और कुछ बच्चे हमेशा के लिए ऑर्फन हो जाए, फिर भी वो जवान, फिर भी वो सोल्जर, फिर भी वो ऑफिसर, ये जानते हुए भी कि उसका ये स्टेप उसके परिवार वालों पे क्या गुजरेगी, और वो उनको बहुत प्यार करता है, राइट। वो उनको अपनी लाइफ से भी ज्यादा चाहता है, फिर भी वो स्टेप लेता है और आगे बढ़ता है। इसी तरीके से उसकी फैमिली को भी तैयार होना पड़ता है इन परिस्थितियों के लिए, वो साहस दिखाना पड़ता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा उस बात में बहुत प्राउड फील करता हूं कि मेरी वाइफ ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर, मेरे फादर ने, ये जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किन परिस्थितियों में, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि तुम अपने कर्तव्य की राह पे आगे बढ़ो। क्या बात है। तो मैं हमेशा बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। जी, कैप्टन सक्सेना, कारगिल बैटलफील्ड में आप पोस्टेड हुए, उसके बाद कई कई दास्तान वहां बनी, 3 अटैक्स का हिस्सा बने, यू लेड फ्रॉम द फ्रंट। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, इस दास्तान को आपकी जुबानी। जी बिल्कुल। ये लड़ाई लगभग 23 साल पहले हुई थी, और शायद आप लोगों में से बहुत को इसके बारे में नहीं पता, तो मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि कारगिल की क्या परिस्थिति थी और उसका क्या महत्व है कारगिल की लड़ाई का। कारगिल, पाकिस्तान ने हमसे 1971 में 65 में 1-on-1 लड़ाई लड़ी, और वो हम उसे पराजित होना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी हर बार। इस बार पाकिस्तान ने 1-on-1 लड़ाई करने की जगह, जिसमें कि दोनों सेनाएं सामने शुरू में आती है, जैसे पंजाब या राजस्थान के बॉर्डर पे, उसने एक बड़ी साजिश की, एक रणनीति बनाई, और वो रणनीति और साजिश पिछले 2-3 साल से धीरे धीरे चल रही थी। इस बार उसने, पाकिस्तान ने क्या किया कि जो हमारी NH1 है, NH1 एक रोड है जो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से होते हुए आपका लेह लद्दाख तक जाती है। इस रोड को नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही एक रोड है जो आपके श्रीनगर के बाद जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से लेह लद्दाख रीजन को ज्वाइन करती है। और लेह लद्दाख रीजन में इतनी ठंड पड़ती है, वहां पे इतनी बर्फ होती है कि जो पूरी उसकी सप्लाई लाइन होती है, चाहे फूड की हो, अम्यूनिशंस की हो, क्लोथिंग्स की हो, वो इसी रोड के थ्रू जाती है, और ये रोड केवल 6 महीने के लिए खुलती है। तो आप देखेंगे उन 6 महीने में हजारों ट्रक्स जाते हैं जो वहां पे सप्लाई लाइन को पूरा करते हैं, और उसी की वजह से पूरा लेह लद्दाख रीजन अगले 6 महीने सरवाइव करता है। यही जो रोड है, ये सियाचिन के ग्लेशियर्स में भी सप्लाई लाइन का काम करती है। तो अगर किसी तरीके से आप इस रोड को चोक कर दें, इस रोड को बंद कर दें और इससे कोई सप्लाई नहीं जाने दें, तो आपका पूरा लेह लद्दाख और सियाचिन रीजन आइसोलेट हो जाएगा। और तब पाकिस्तान एक तरफ था हमारे, दूसरी तरफ चाइना था। अभी भी आप न्यूज में पढ़ते रहते हैं, चाइना के साथ जो लेह लद्दाख में हमारी टसल चल रही है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता कि वो पूरे लेह लद्दाख और सियाचिन के ग्लेशियर वाले रीजन को इंडिया से अलग करके उसको अपने कब्जे में ले सकते। तो बहुत बढ़िया रणनीति थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो ये पहाड़ियां थी, जो NH1 के साथ साथ थी, जिसमें टोलोलिंग एक बहुत बड़ा नाम है और सबसे पास थी NH1 के, दूसरा टाइगर हिल है, बाकी भी और पहाड़ियां थी जो पूरे श्रीनगर के बाद से आपके कारगिल रीजन, दराज रीजन से आगे तक जा रही थी।
इन पहाड़ियों पे ये विंटर वेकेटेड पोस्ट थी। लाइक इनमें समर में तो जवान रहते थे, क्योंकि विंटर में यहाँ पे इतनी ठंड हो जाती थी और ठंड से ज्यादा टेम्परेचर -52 तक जाता था, और हर चीज को आपको हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ता था। सो दोनों ही बहुत इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नेशन नहीं थे, इंडिया और पाकिस्तान। इसलिए एक अनरिटन रूल था 1971 के बाद से कि विंटर में दोनों की फौजें नीचे आ जाएंगी और समर में दोबारा इन पोस्टों को ऑक्यूपाई कर लेंगी। पाकिस्तान ने सिचुएशन का फायदा उठा के 1998 में लगभग सितंबर में हमारी भी फौजें नीचे आ गई अपनी पोस्ट से, उसके सामने वाली पोस्ट से पाकिस्तान की भी फौज नीचे आ गई। उसके बाद पाकिस्तान ने नवंबर दिसंबर से छोटी छोटी टुकड़ियों में 2-3 लोगों को एक साथ पूरे वाइट बैकग्राउंड में, पूरे वाइट ड्रेस में, जिससे कि आप सैटेलाइट में उनको डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि चारों तरफ स्नो है, धीरे 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 भेजना शुरू कर दिया। और अगले 4-5 महीने में वो सारी पहाड़ियां जो 200 किलोमीटर से फैली हुई थी, श्रीनगर से लेके आगे सियाचिन ग्लेशियर और टुवर्ड्स लद्दाख, उन सारी पोस्टों पे, और जो इंडिया की पोस्ट में थी, धीरे से पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ये साजिश के थ्रू। पहाड़ों की लड़ाई में जो ऊपर बैठा है वो 20 टाइम ज्यादा पावरफुल है, और जब एक बार आपने पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप नीचे वाले दुश्मन को या अपने एनिमी को ऊपर ना आने दें और उन पहाड़ियों पे कब्जा बरकरार रख सके। तो 1999 में जब पता चला इंडियन आर्मी को, तो पहले तो उन्हें लगा नहीं कि इतने लोग बैठे हो सकते हैं, उन्हें लगा शायद कुछ टेररिस्ट ऊपर बैठ गए, लेकिन कुछ अटैक हुए, कुछ हमारे लोगों को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी जब वो लोग ऊपर अटैक के लिए गए और उन्होंने उन पोस्टों को दोबारा कैप्चर करने की कोशिश करी। तब हमने रियलाइज किया कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी का एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक अटैक है, और उसके लिए उन्होंने पूरी पहाड़ियों को कैप्चर कर लिया है। अब वो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और वो लगातार रोड पे फायरिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा मूवमेंट पूरा स्टॉप हो गया है। और अगर यही सिचुएशन रही और जल्दी से जल्दी हमने उनको नहीं हटाया तो पूरा रोड बंद हो जाएगा, सप्लाई लाइन रुक जाएगी और पूरा लेह लद्दाख और सियाचिन रीजन आइसोलेट हो जाएगा। सो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। इंडिया ने इससे डिफिकल्ट वॉर कभी फेस नहीं करी, क्योंकि एनिमी ने धोखे से सारे एडवांटेज उठा लिए थे। वो टॉप पे बैठा हुआ था, उसने अपनी गनों का मुंह हमारी तरफ कर रखा था। इंडियन आर्मी के लिए जो भी ऊपर चढ़ने वाले रास्ते पे वहां पे माइंस लगा रखी थी और वो लगातार फायरिंग कर रहा था। तो मैं ये थोड़ा सा आप सबको बताना चाहता था कि ये सबसे डिफिकल्ट वॉर थी इंडियन आर्मी के लिए, भारत के लिए, एक राष्ट्र के लिए, और इस चीज को कि कैसे अपनी सीमाओं की रक्षा करें और अपनी जमीन को दोबारा हासिल कर सकें। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक तो धोखे से किया गया और दूसरा टेरेन्स भी इतने चैलेंजिंग, लेकिन इंडियन आर्मी को कोई डिटर नहीं कर सकता। सो टेल अस अबाउट दैट अटैक दैट हैपेंड व्हेन यू वेंट देयर, व्हेन यू वर लीडिंग। सो हम लोग को जब पता चला, जब हमें पहले अटैक के लिए भेजा गया, तो सबसे मुश्किल अटैक था उस समय टोलोलिंग। टोलोलिंग की पहाड़ी जब आप दराज से आगे जाएंगे तो वो बिल्कुल NH1 के साथ लगी हुई है, और इस पहाड़ी में लगभग 70 to 80 डिग्री का ग्रेडियंट है, मतलब बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। अगर आप लोगों ने कुछ लक्ष्य मूवी टाइप देखा हो तो आपको पता चल जाएगा किस तरह की पहाड़ियां थी कारगिल में। और इस पहाड़ी पे दुश्मन बैठा था। दूसरी बात, इन पहाड़ियों पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती, कोई पेड़ पौधे, मतलब आप अपने आप को छुपा नहीं सकते कि आप एक ऑब्स्टिकल या आप किसी का ओट लेके ऊपर तक पहुंच जाए। जैसे ही आप चढ़ना शुरू करेंगे एनिमी आपको देख सकता है, क्योंकि बिल्कुल सपाट पहाड़ी है। और एनिमी ने माइंस लगा रखी थी। जैसे ही हम चढ़ाई शुरू करते थे, वो पाकिस्तान पीछे से आर्टिलरी फायर, और ये लोग जो रॉकेट लॉन्चर्स और MMG, LMG गन्स, ग्रेनेड के साथ इतना अटैक करते थे, और इंडियन सोल्जर्स को चढ़ना होता था 80 डिग्री ग्रेडियंट पे। 50 किलो उनके पास वेट होता था, जिसमें उनके गोला बारूद सब कुछ बने होते थे, और टेम्परेचर भी वहां पे पहुंच गया था -20 से 28 डिग्री, उस जहां पे सांस लेना भी डिफिकल्ट होता था। उस परिस्थिति में उन्हें सीधी चढ़ाई ऊपर चढ़नी पड़ती थी। कई जगह तो रस्सियों से चढ़ना पड़ता था, जहां पे एनिमी आपको लगातार देख रहा है, और गोली तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो पत्थर भी फेंकेगा ऊपर से और आपको लगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो बहुत ही डिफिकल्ट अटैक थे, और इसी डिफिकल्टी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इनफैक्ट जब हम पहुंचे तो टोलोलिंग पे 4-5 बार इंडियन आर्मी ने अटैक का प्लान किया, बट ऊपर तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। 18 ग्रेनेडियर्स ने हमसे पहले अटैक किया था।
वो लोग काफी आगे तक पहुंच गए थे, लेकिन लास्ट 300-400 मीटर जहाँ बिल्कुल सीधी पहाड़ी है उससे आगे नहीं बढ़ पाए। उनके ऑफिसर्स और उनके जवानों की डेड बॉडी तक वहां पे पड़ी थी। मेजर विकास अधिकारी, वो जो लीड कर रहे थे लास्ट अटैक में, उनकी बॉडी उस समय थी। तब हम राजपूताना राइफल में हमें ये टास्क दिया गया कि जो भी हो, जो भी कीमत चुकानी पड़े, आपको इस पहाड़ी को कैप्चर करना है। दुश्मन उस पहाड़ी को अपना फोर्ट बोलता था और बोलता था कि आप किसी भी तरह, क्योंकि हमारे उनके रेडियो सिग्नल थे और हम बहुत पास तक पहुंच गए थे, तो लाउड स्पीकर और रेडियो सिग्नल्स के थ्रू सेम फ्रीक्वेंसी पे बात होती थी। वो कहते थे आप इस जगह को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि एक किले की तरह हमने ऊपर कब्जा कर रखा है और आप ये किले की दीवारें जैसे बिल्कुल सपाट होती हैं, तो हम किसी भी स्थिति में आपको ऊपर नहीं आने देंगे। बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी। और जब हम अपने जवानों से, मतलब मैं बात कर रहा था, मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा कि मेरे जवान भी काफी मतलब निराश थे कि कैसे हम जीतेंगे इस पहाड़ी को, क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी अटैक पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोग थोड़े से हतोत्साहित भी थे। मैं अपने चाहता था कि मैं अपने जवानों को मोटिवेट करूं। जब हम अटैक की तैयारी कर रहे थे तो मैंने देखा एक तरफ कुछ खत हैं और मैंने अपने जो जेसीओ साहब होते हैं उनको बोला कि देखो ये खत किसके पड़े हैं। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली वालों के खत होंगे, जवानों के। तो कुछ वो फैमिली के खत भी आते थे जो आपको काफी दिनों बाद मिलते थे, बट वो बहुत सारे सिटीजन, देश के नागरिकों के खत थे, तो जिनका हमसे कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं था, वो हमें जानते भी नहीं थे हम कौन है और वो खत किसको मिलेगा। तो मैंने बोला आप ये खत निकालो और पढ़ो ये खत की क्या लिखा है। तो जो पहला खत पढ़ा वो एक लड़की ने लिखा था और उसने उसके अंदर एक राखी रखी थी और उसने लिखा था कि मेरे फौजी भाइयों, मुझे नहीं पता कि मेरा खत आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती, मुझे एड्रेस भी नहीं पता, मैं कहीं से लेके ये खत लिख रही हूँ और ये राखी भेज रही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, बट आप सब मेरे भाइयों की तरह हो। और आज जो हमारे राष्ट्र पे, हमारी भारत माता के ऊपर जो खतरा आया है, जो दुश्मन ने नापाक इरादों से अटैक किया है, मैं आपको राखी भेज रही हूँ कि इसकी लाज रखना और अपने देश के लिए और उस देश के ऑनर के लिए आप लोग आगे बढ़ना, पूरा देश आपके साथ है। क्या बात है कैप्टन अखिलेश सक्सेना, ये जो आपने बातें कही हैं, मुझे लगता है हर देशवासी के हृदय में ऐसा आभार और ऐसी भावना जरूर आती है। इसीलिए तो हमारे इस प्रोग्राम में भी कई लोग लगातार सिलसिला बना के रखे हुए मैसेजेस भेज रहे हैं। दीपा पालकर मुंबई से लिखती हैं कि सर सादर नमस्कार आपको, और संतोष जी लिखते हैं उत्तराखंड से कि आपके बातें सुनकर के ना देश प्रेम से मन ओतप्रोत हो रहा है, बिग सैल्यूट टू यू सर। एंड फिरोज सिंगानापुरिया ग्रैंड रोड मुंबई से लिखते हैं वी आर सो प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ये लिखते हैं। ये सारे जुड़ रहे हैं आपसे संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आपकी बातें और हम आगे बढ़ाएंगे संदेश टू सोल्जर्स में, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी पसंद का गाना, एक बहुत ही प्यारे गीत की मैं बात कर रही हूँ जिससे बातचीत के सिलसिले में आपने कहा किशोर कुमार की आवाज में ये गाना है, इतना क्यों पसंद है ये गाना? अभी मैं एफएम रेनबो पे चलाऊंगी, पूरे आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगी, फूलों के रंग से। जी ये सॉन्ग मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब सोल्जर वहां लड़ रहा होता है, जैसे मैंने बोला उनकी ताकत उनकी फैमिली होती है, तो उस समय भी मेरी वाइफ मुझे रोज एक लेटर लिखती थी। वो मुझे कितने दिन बाद मिलता था वो दूसरी बात है, बट वो नियम से रोज एक लेटर लिखी थी। और उन्होंने छोटे से कैसेट्स में कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके और एक छोटा सा वॉकमैन मुझे भेजा था वहां पे। अच्छा। कि जो उसमें दो तरह के सॉन्ग थे, एक जो मुझे हमेशा हिम्मत, जैसे कंधे से कंधे मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग थे जो मैं अपने लिए चलाता था, अपने जवानों के साथ चलाता था। तो एक ना हमें एक ऊर्जा का संचार होता था और हमें लगता था कि हम कुछ भी कर जाएंगे इस देश के लिए। और दूसरे वो सॉन्ग होते थे जिसमें कि वो अपना डेडिकेशन और वो अपना दिल की क्या बातें रिलेशन, दिल की बातें वो शेयर करती थी। तो आई थिंक ये दोनों ही जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप उस डिफिकल्ट पल में अकेले होते हैं और आपको जो साहस, हिम्मत मिलती है वो आपको अपने परिवार से मिलती है, अपने देशवासियों से मिलती है, जैसे मैंने लेटर की बात करी, और उन पलों से मिलती है।
जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल सुनने को हर वो लम्हा, हर वो बीते पल, हर वो डिटेल जानकारी जो देश की रक्षा सुरक्षा में आप लोगों ने बिताई है वो जानना चाहते हैं। समय की पाबंदी के कारण मैं चाहती हूँ कि वो लम्हा, वो इंसिडेंट जो बिल्कुल किसी को दहला जाता है, जिस अटैक में आप इंजर्ड हुए, उसके बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लड़ाई इसकी आज तक जो सामने नहीं आई है कहानी। इनफैक्ट मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मेरी वाइफ ने उन सारी चीजों को, सारे एपिसोड को इकट्ठा करके वो एक बुक भी लिख रही है जो अभी 2-3 महीने में अच्छा। पब्लिश होने वाली है। तो आपको लाइफ के हर पल, कारगिल तक और कारगिल के बाद का सफर पूरा उसमें मिलेगा। तो मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने जहाँ पे हम लोगों ने जब हम इस अटैक के लिए जा रहे थे, तो जैसे मैंने आपको बताया, एक तो लोगों ने लेटर लिखे, लोगों ने खून से लेटर लिख के भेजे थे कि हम अपने देश में, मैं आर्मी में आना चाहता था, नहीं आ पाया, लेकिन मैं खून से लिख के लेटर आपको भेज रहा हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पूरा इंडिया, पूरा भारत आपके साथ है। तो जब इतना हौसला मिला हमें देश से, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस अटैक में जीतेंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। इनफैक्ट मैंने अपने जवानों को यही बोला कि जैसे हम इस फाइनल अटैक को लीड करने जा रहे हैं, नॉर्मली ऑफिसर्स बीच में, मेरा रोल बीच में था कमांड कंट्रोल के लिए, जिससे मैं सबको कमांड दे सकूं और सब पूरी अपनी टुकड़ी को संचालित कर सकूं। लेकिन ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये शायद जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट पल है। सो इस डिफिकल्ट पल में हम सबसे आगे जाएंगे, आप सबसे आगे रहेंगे, और अगर पहली गोली हिट करेगी तो मुझे हिट करेगी रादर देन मेरी पूरी टुकड़ी में से किसी को भी। तो इस तरह की लीडरशिप की जो चीजें थी, शायद उसमें उन्हें बहुत हौसला मिला। और जब हम लोगों ने लास्ट कदम, जैसे ही अटैक शुरू किया, उससे पहले हमने अपने फैमिली वालों को लेटर्स लिखे, जो कि एक लास्ट लेटर भी जिसको बोलते हैं। वो लेटर आप तब लिखते हो जब आप एक सुसाइड मिशन या बहुत डिफिकल्ट अटैक के लिए जा रहे होते हो और आपको वापस आने का चांस बहुत कम होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि जब आपको लेटर मिलेगा, क्योंकि वो लेटर आपको तभी मिलेगा जब वो ऑफिसर या जवान नहीं रहेगा, तो आप अटैक पे जाने से पहले ये सोच के लिखते हैं कि शायद आप वापस नहीं आएंगे, और वो लेटर आपके बॉक्स में रहता है। अगर आप नहीं आते तब फैमिली को मिलता है। तो हम सब ने वो लेटर लिखा क्योंकि हम एक दृढ़ निश्चय करके जा रहे थे, क्या या तो हम जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे। उसके साथ हमने लगातार 2 दिन तक लगातार हमने चढ़ाई करी, दिन रात बैटल चलती रही, और 13 जनवरी को हमने टोलोलिंग के ऊपर तिरंगा फहरा दिया। आई थिंक मेरे जीवन का, अभी मैं कॉर्पोरेट में हूँ, बहुत सफलता हासिल करी है, लेकिन वो तिरंगा उस चोटी में फैलाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल, सबसे बड़ा अचीवमेंट था, और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो परिस्थिति थी। और उस अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक पीक्स को जीतना शुरू कर दिया। वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। हमें दूसरा, जो मेरा फाइनल तीसरा अटैक था, 3 पिंपल्स एरिया, वो हमें 28 जून को मिला था। सिमिलर कंडीशंस थी, हम 4 तरफ से उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, डिफरेंट 4 जगह से उसको लीड कर रहे थे। और उस अटैक में जब हम लोग चलने वाले थे, दुश्मन को हमारी अटैक की पोजीशन का पता चल गया था, और उन्होंने भीषण बमबारी उसी जगह शुरू कर दी थी कि जहां से हमारा अटैक शुरू हो रहा था। हमारे कुछ जवान घायल भी हुए, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। और जब हम लोग दुश्मन के इलाके के बहुत पास थे, तब सडनली एनिमी की शेलिंग से मेरे हाथ में, पैर में बहुत ग्रेनेड लगे, स्प्लिंटर्स लगे, और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। मतलब मैं मूर्छित हो गया इनफैक्ट कुछ टाइम के लिए। फिर मैं होश में आया, लेकिन मैंने अपने जवान को यही बोला, अभी किसी को मत बताओ कि मेरे ये गोली और स्प्लिंटर्स लगे, क्योंकि लोगों का उससे जो हौसला था वो प्रभावित हो सकता था, और हम दुश्मन के बहुत करीब थे। मैंने एक फील्ड ड्रेसिंग लगाई, और हम उस स्थिति में भी आगे बढ़ते रहे कि किसी भी तरह हमें अपने जो शहादत दी है मेरे बाकी दोस्तों ने, उसका बदला लेना है। लेकिन कुछ टाइम बाद इतना ब्लड बह गया कि मैं अपनी चेतना खो दी, मैं मूर्छित हो गया। हमने फाइनली उस पीक को कैप्चर कर लिया, बट सबसे बड़ा काम था, इतना ब्लड लॉस होने के बाद अधिकतर लोग की लाइफ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से गई थी। तो क्या वो 5-6 घंटे की जर्नी, जहां पे मुझे पहला मेडिकल फर्स्ट एड मिलना था, क्या मैं वहां तक वापस पहुंच पाऊंगा? बहुत डिफिकल्ट पल था, बट आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ, मेहनत, मुझे
हमेशा था कि मुझे अपने देश के लिए जीना है और विजय प्राप्त करनी है, और मैं वो सोच के चलता रहा। हर कदम डिफिकल्ट था, कितनी बार मैं मूर्छित हो गया। मेरे साथ एक ही जवान था, उसका एक ही इंस्ट्रक्शन था कि जब भी मैं मूर्छित होता हूँ आप पानी डालो पे, मुझे होश में लाओ और हम वापस चल के हमें अपनी उस जगह तक पहुंचना है जहां पे कि पहला हमारी टुकड़ी मिल जाए और हमारी मेडिकल फर्स्ट एड हो जाए। शायद मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी, और अगर आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो एक चमत्कार था कि इतनी ज्यादा इंजरी, बुलेट्स, स्प्लिंटर्स लगने के बाद भी मैं जिंदा बच गया। मैं 5-6 घंटे की जर्नी के बाद वहां पहुंचा। 2 दिन लगातार मूर्छित रहा, मल्टीपल ऑपरेशन के थ्रू होता रहा, और लगभग 1 साल मैंने हॉस्पिटल में व्यतीत किया, बिकॉज बहुत ज्यादा इंजरी थी हाथ में, पैर में, मल्टीपल इंजरीज। बट शायद ये इस देशवासियों की सद्भावनाएं हैं, वो राष्ट्र के लिए प्यार है और सबका, कि मैं आज आप लोगों से बैठ के आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि देशवासियों की जो प्रेम है और जो दुआएं हैं वो मिलजुल करके इस तरह से काम करती हैं कि एक जिसको कहते हैं ना, एक चक्र का काम करती हैं, सुरक्षा चक्र का काम करती हैं। आपके साथ कई साथी होंगे, अपने सर्वोच्च बलिदान दे दिया शायद देश के सम्मान के लिए। कई साथी छूट गए, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि जो हम लोग साथ लड़ाई लड़ते हैं वो एक तरह से फैमिली की तरह होते हैं। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता। एक दो छोटे छोटे वाक्य मैं आपको बताऊंगा। जब हम टोलोलिंग के अटैक पे जा रहे थे, मेजर विवेक गुप्ता मेन टुकड़ी को लीड कर रहे थे, और उस समय एक जवान ने बोला कि साहब पता नहीं हम में से कितने वापस आएंगे। तब उन्होंने शेर की तरह बोला, नहीं, हम सब वापस आएंगे और यहाँ पे ही हम इस व्यक्ति को सेलिब्रेट करेंगे तिरंगा फहरा के। तो वो बहुत ही लोगों को पॉजिटिव वे में रखा उन्होंने। बट अनफॉर्चुनेटली जब बिल्कुल अटैक वो एनिमी के पास थे, लास्ट में उन्हें भी एक गोली लगी और वो उन्हें अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ी। कैप्टन विक्रम बत्रा, जब हमने टोलोलिंग जीत लिया, उससे अगला अटैक 0.5140 कैप्टन विक्रम बत्रा को लीड करना था। तो हम 2-3 दिन टोलोलिंग की पहाड़ियों पे मैं उनको पूरा बता रहा था कि नेक्स्ट अटैक के लिए क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी है, एनिमी कैसे छुप के बाहर करता है। और कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत ही साहसी और दिलेर ऑफिसर थे, और उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आपकी नई नई शादी हुई है और आप जिस दिलेरी से यहाँ पे लड़ रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और मैं अगले 2-3 दिन में जो हम 0.5140 वहां पे मैं तिरंगा फहराऊंगा ही फहराऊंगा। और अभी तक तो पाकिस्तान की कोई गोली ऐसी बनी नहीं है जिसपे कि कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो। तो आप मेरी चिंता मत करो, मैं लौट के आऊंगा आपके पास और हम फिर यही मिलेंगे। इनफैक्ट उस अटैक के बाद तो वो लौट के आए कैप्टन विक्रम बत्रा, और आपको याद होगा जब हम लोग नीचे थे तो उन्होंने बोला था ये दिल मांगे मोर, जो कि टेलीविजन पे भी आया था और बहुत लोगों को याद होगा उनका वो डायलॉग। तो हम सारे यंग ऑफिसर थे जो बिल्कुल जस्ट 2-3-4 साल की सर्विस थी, जो हम सब अटैक लीड कर रहे थे क्योंकि कंडीशन थी। बट हर आदमी एक डेयर डेविल था, हर आदमी में ये प्रण लिया था कि कुछ भी हो जाए बट हम देश की जो शान है, तिरंगे की शान, कभी झुकने नहीं देंगे। जैसे आप बातें कहते हैं ना, बिल्कुल जिससे कहते हैं ना पूरा शरीर झंकृत हो जाता है कि ऐसे हमारे सोल्जर्स हैं। एब्सोल्युटली अ सल्यूट टू यू एंड द इंडियन आर्मी। और अमृत लिखते हैं पटना से, एंड यहाँ पर धर्म भाटिया लिखती हैं, शंकर जी द्वारका से जुड़ रहे हैं आपसे, श्री कृष्ण नाथ द्वारा से जुड़ रहे हैं, सुशील यहाँ पर हैं दिल्ली से ही। ये सारे लोग जुड़ रहे हैं एंड दे आर सो हैप्पी टू हियर यू। समय इस तरह से गुजरता जा रहा है, हम बातें तो खूब करना चाहते हैं, लेकिन हम आते हैं जिंदगी के उस पड़ाव पे जो इतनी बहादुरी से आपने सारी दास्तानी की, उसके बाद से इंजर्ड हुए, फिर आप उठ के खड़े हो गए, एंड देन द लाइफ टुक अ सेकंड टर्न, अ ट्रांजिशन फ्रॉम दैट लाइफ टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वेरी ब्रीफली सर, बिकॉज हमें आपसे ये भी जानना है कि हमारे तमाम जो युवा हैं या दो देशवासी हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका ट्रांजिशन। जी लाइफ आपको, जैसे मेरा एक सपना था यूनिफॉर्म पहनना, वो पूरा हुआ, देश के लिए लड़ाई करी, तिरंगा फहराया, लेकिन अब मैं इतना घायल था और 1 साल तक हॉस्पिटल में रहा और मुझे दोबारा बॉर्डर पे जाने की मेडिकल कंडीशंस की वजह से परमिशन नहीं थी, मेडिकल कैटेगरी की वजह से।
बट लाइफ आपको डिफरेंट चैलेंजेस देती रहेगी और आपको उसको फेस करना है। फिर उस जगह पे मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं बॉर्डर नहीं जा सकता, फिर मैं आर्मी की जगह मैं एक लाइफ में नया चैलेंज लूंगा। और हर फील्ड में, क्योंकि आपको सेम क्वालिटी चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, हॉस्पिटल के बेड से मैंने अपनी एमबीए की तैयारी शुरू करी, क्योंकि अगर मुझे आर्मी से बाहर निकलना था तो मैं उसके लिए तैयार होना चाहता था। मैं कोई भी पद इसलिए नहीं लेना चाहता था कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। मुझे एज ए सोल्जर कारगिल वॉरियर बहुत सारे ऑफर आए, बट मैंने सबको मना कर दिया। मैंने बोला अगर मैं कुछ भी लूंगा तो अपनी मेहनत के साथ दोबारा लूंगा। और मैंने एमबीए की तैयारी करी, देश के टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग कुछ आईएम्स, एफएमएस, सबको क्लियर किया। और फिर एफएमएस से मैंने फुल टाइम अपना मैनेजमेंट का कोर्स किया। जी जी, एमबीए किया और 2004 में मैं एमबीए एफएमएस से गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुआ, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है देश का, एफएमएस दिल्ली। वहां से मैं गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुआ और कैंपस से फिर मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया। सो लाइफ आपको चैलेंजेस कुछ भी दे सकती है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, और मैं बहुत क्लियर था कि चाहे मैं यूनिफॉर्म पहनूं या यूनिफॉर्म के बाहर हूं, देश के लिए मेरा कर्तव्य, मेरी निष्ठा हमेशा रहेगी। और इसीलिए कॉर्पोरेट में होते हुए भी आज मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं टाटा ग्रुप के साथ, और ये भी एक ग्रुप है जिसके अपने बहुत वैल्यू सिस्टम है, एथिक्स है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। इसीलिए शायद सर कहते हैं कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, प्रथम रहने की आदत हमेशा हर फील्ड में। जी, तो हमारे जो तमाम देशवासी सुन रहे हैं आपको, उन तक क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे? तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आपके पास ये परिस्थितियां को नियंत्रण आप नहीं कर सकते। आपको लाइक अभी कोविड आया, लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आ सकती है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो या ना हो, वो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, उस परिस्थिति में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो डिसाइड करेगा कि आप एक एटीट्यूड रखते हैं कि विक्टिम माइंडसेट, जो मैं बोलता हूं हमेशा कि आप हर चीज के लिए बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, या आप एक विनर एटीट्यूड रखते हैं जो बोलते हैं आ जाओ, डिफिकल्टी, चैलेंजेस मैं आपको फेस करूंगा और इन डिफिकल्टी में ही अपॉर्चुनिटी लूंगा। क्योंकि मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ जब मेरा जो सपना था यूनिफॉर्म, और मैं सब कुछ अचीव किया, लेकिन फिर मुझे फिर दोबारा से शुरू करना पड़ा एक नई लाइफ को, कॉर्पोरेट लाइफ को। और इन्हीं सिद्धांतों के बल पे मैं फिर टॉप पे पहुंचा, बिकॉज लाइफ में अगर आप गिव अप नहीं करते, और दूसरा ये आपका अपना पैशन आपको कभी नहीं देना है, आप कुछ भी कर रहे हो। मैं आज भी बहुत लोगों को इंस्पायर करता हूं, बहुत यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मोटिवेशनल लेक्चर देता हूं, क्योंकि शायद मेरा रोल इस देश के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत चीजें हैं, बहुत माइल्स हैं जो मुझे तय करना है, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक बहुत कंट्रीब्यूशन, योगदान देना है। जैसे मैंने बोला, मेरी वाइफ भी एक पूरी बुक लिख रही हैं जो आपको पूरी एक जर्नी बताएगी कि हमने कैसे जर्नी तय करी, हर डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे तय किया और उसके ऊपर विजय पाई। बहुत खूब, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग बातें हैं सर। और इस बुक का क्या नाम है? इसका नाम है नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट, क्योंकि ये हैचेट इंडिया से आ रही है। क्योंकि हम लोगों में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी पद पे हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे बाहर हो, सिविल में हो, अपना स्वयं रोजगार कर रहे हो, बट देश, आपका देश हमेशा आपके लिए सर्वोपरि और सबसे आगे आता है। राइट सर। सो संदेश टू सोल्जर्स में आने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इतनी सारी बातें कही। थैंक यू सर। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।